A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to start a topic that is pharyngitis. So this word pharyngitis, this particular word, तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फैरिंग्स, फैरिंग, एंड सेकेंड पार्ट क्या हो गया आइटिस. तो हम सभी जानते हैं कि फैरिंग्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंडर में आता है. एनाटॉमी हम इसके बाद देखेंगे. देन आइटिस मींस होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो अगर इसको कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, हमारा फैरिंग्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है. तो इट इज फेरेंजाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंजियल एरिया. ओके, सो एक बार एनाटॉमी देख लेते हैं. हमें पता है कि कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ट्रैकिया से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वो हमारा आता है किसके अंडर में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर में. एंड ट्रैकिया के बाद जितना भी पोर्शन आता है वो आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, तो ट्रैकिया से पहले अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है. अपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, नोज है. ठीक है, तो नोज हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई. नोज के बाद नोज के साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है दैट इज फैरिंग्स, जो कि हमारा कुछ पोर्शन नोज के अंदर है, कुछ पोर्शन माउथ के अंदर है. अगर आप देखें तो यहां से हमारा ये जो माउथ है, कुछ पोर्शन माउथ के अंदर है और कुछ पोर्शन हमारा लैरिंग्स के पीछे है. ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा फैरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है. फर्स्ट नेजल कैविटी वाला फेरिंग्स हम उसे बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी वाला फेरिंग्स हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, एंड लैरिंग्स की कैविटी वाला फेरिंग्स हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स. तो आई थिंक आपको फेरिंग्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा. बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आई डोंट थिंक ए नीड है. हम यहाँ फेरिंग्स के बारे में ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन. हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने आपको बता दिया कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड है. हम यहाँ डिजीज पढ़ने वाले हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो है फेरेंजाइटिस. तो फेरेंजाइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंस. मैं आपको बता चुकी हूँ, पोर्शन भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपर पोर्शन में होता है. अच्छा, फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन देखिए. एक तो वो नोज में भी प्रेजेंट है, माउथ में भी प्रेजेंट है. ओरल कैविटी कहाँ होती है, माउथ के अंदर होती है, माउथ में भी प्रेजेंट है. एंड वो लैरिंग्स के पीछे भी प्रेजेंट है, मतलब वो इसोफेगस को भी कवर कर रहा है. ठीक है, तो लैरिंग्स से हमारा निकलता है विंड पाइप और इसोफेगस से हमारा निकलता है फूड पाइप. तो इसका मतलब क्या हुआ, और नोज और माउथ हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फेरिंग्स है वो हमारे दोनों वर्क करता है. फर्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी में भी इन्वॉल्व होता है उसका कुछ पोर्शन, एंड सेकेंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. मैंने आपको दिखाया तो नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ कि ये देखिए, ये है हमारा इसोफेगस जो कि हमारे आगे चल के एब्डोमेन यानी कि स्टमक से मिल जाता है. ठीक, तो जो फेरिंग्स है हमारा, देखिए थोड़ा सा ये लैरिंग्स के साथ भी अटैच है और ये थोड़ा सा इसोफेगस के साथ भी अटैच है. तो इसीलिए दोनों तरह के वर्क करता है, ब्रीदिंग के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी वर्क करता है. ओके, किस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से, जो कि हम आगे कॉजेटिव एजेंट्स में डिस्कस कर लेंगे. एंड बिकॉज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, आगे मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी, उसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो फेरिंग्स के अंडर में इन्फ्लेमेशन मोस्टली हो ही जाता है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो फेरेंजाइटिस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, यानी टाइप्स उसके कितने हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक. तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्यूट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में क्रोनिक की डेफिनेशन देखेंगे. एक्यूट क्या है, ये जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, हमारी फेरिंग्स की कवरिंग को, यानी कि हमारी म्यूकोसा को, या कह सकते हैं कि हमारे फेरिंग्स को जिस लेयर ने कवर कर रखा हुआ है उस पर डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है. ठीक है, किसका होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, या सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों को ये कवर कर लेता है.
जिसमें मेनली हमारा कह सकते हैं सिम्टम आता है सोर थ्रोट। पहले हमें थ्रोट में इरिटेशन होने लगेगी, ठीक है, ड्यू टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाद में वो चीज सीवियर हो सकती है। सो ये एक्यूट है तो बहुत ज्यादा सीवियरिटी इसमें नहीं होती है। ये हम मोस्टली बहुत ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं, और ना ही इसकी कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन बनती है। बट हाँ, एक्यूट जब सीरियस हो जाता है तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है। देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैं जो कि इसके लिए पॉजिटिव एजेंट बन चुके हैं। तो फर्स्ट है हमारा राइनो वायरस। तो राइनो वायरस राइनाइटिस कॉज करता है एक्चुअली। तो राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस इज अ स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी कहाँ पर हो गई? यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जहां पे आपको इन्फेक्शन दिख रहा है रेडनेस, वो पूरी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है। जो हमारी ये लेयर दिखती, आउटर लेयर आपको दिख रही है पूरी, जिसने कवर कर रखा हुआ है पूरा माउथ को, यही हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो राइनाइटिस डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन का एक इन्फेक्शन है जो कि बाद में फेरेंक्स तक पहुंच जाएगा और ये फेरेंजाइटिस कॉज कर देगा। देन नेक्स्ट है कोरोना वायरस। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या करता है कि एक लेयर बना देता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, म्यूकस लेयर बना देता है। म्यूकस इतना थिक होता जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जो कि हम सब जानते हैं, आजकल सभी को कोरोना वायरस के बारे में पता है, तो इट इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आते हैं एडिनो वायरस। सो एडिनो वायरस इज अ मोस्ट कॉमन वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड में हम, जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो वो एडिनो वायरस की वजह से ही होता है। बट आप ये मत समझिए कि कॉमन कोल्ड है तो वो सीवियर नहीं हो सकता। वंस इट विल सीवियर, इट डायरेक्टली अफेक्ट अवर म्यूकोसा एंड टिश्यू नेक्रोसिस, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है कि वो कॉमन कोल्ड सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये भी कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे डायरेक्ट इन्फेक्शन करता है, और ये रेप्लिकेट कर जाता है किसमें? फेरिंक्स के अंदर। देन ईबीवी, that is Epstein virus. Then EBV, that is Epstein Barr virus. So Epstein Barr virus एक टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है। तो इसका मेन क्या कह सकते हैं इफेक्ट क्या होता है कि ये कॉमनली हम लोग इसे हार्पस वायरस के बारे में भी, या हार्पस वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन एक्शन क्या होता है कि ये जाता है हमारे फेरिंक्स के अंदर। वो कहीं पर भी रेप्लिकेट नहीं होता है, बट फेरिंक्स के अंदर वो इजीली रेप्लिकेट हो जाता है, क्योंकि फेरिंक्स हमारे 3 पोर्शन से मिलके बना है, और वहां पे एक प्रॉपर उसको कैविटी मिल जाती है, जगह मिल जाती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये फेरिंक्स पे अटैक करता है, रेप्लिकेट करता है, उसके बाद उसकी म्यूकोसा को डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन HIV। तो HIV तो बहुत कॉमन वायरस है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। कॉमन मीन्स सबको नहीं हो रहा है, मतलब हम इसके बारे में जानते हैं। That is human immunodeficiency virus। तो हम सभी जानते हैं कि HIV is a hub of the disease। एक बार अगर हो जाता है तो फेरेंजाइटिस के आपको हर तरह की मेजर से मेजर डिजीजेस इजिली हो सकती हैं, बिकॉज ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को डेड कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम की डेथ हो जाती है, और हम हर तरह के कॉमन कोल्ड जैसे भी इन्फेक्शन से नहीं बच पाते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या है? बहुत सारे इन्फेक्शन है, जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, न्यूमोकोकस वायरस। तो ये सारे वायरस डायरेक्टली हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को। लेकिन फेरेंजाइटिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इंसर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये किसको कवर कर रहे हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, देन ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी एक्यूट फेरेंजाइटिस। तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन सिम्टम हमारा क्या आता है? पेन आता है हर जगह, कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, टिश्यू डैमेज होंगे, तो पेन तो होगा ही होगा। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। कफिंग, जो म्यूकस है वो नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, वो कह सकते हैं ड्राई कफिंग हो रही है, सूखी खांसी वगैरह आ रही है, लेकिन मॉइस्ट म्यूकस नहीं बन रहा है। बन भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ना ही बने। मॉइस्ट म्यूकस तब बनता है जब ज्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है। फीवर आएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है। वेसोडाइलेशन हो रहा है। सो वेसोडाइलेशन यहाँ पे क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल
एंड फीवर की वजह से भी। तो सिंपल सी चीज है कि हमारे वेसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो चुका है। तो जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सिंपल सी चीज है, हमारी जो वेसल्स हैं वो अपने आप को डायलेट कर देंगी, जिससे कि वो सोचेंगी कि ज्यादा डायलेट करने से ज्यादा ऑक्सीजन रिसीव होगा, बट ऐसा नहीं है। डायलेशन हो जाता है पर ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है जो सोचता है कि हाँ, इसकी वजह से डायलेट अगर हो जाएगी चीजें तो ज्यादा चीजें मतलब आएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। देन एडिमा हो जाएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वेलिंग, एडिमा, रेडनेस तो होगी ही होगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इतना इंक्रीज हो गया है। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाएंगे, तो हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है कि इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है, या कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज का जो रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं या इम्यूनिटी को रिलीज करते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन को किल कर सके। तो सिंपल सी चीज है, एनलार्ज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है इन्फेक्शन के लिए। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वो अपने आप को एनलार्ज करेंगे, बहुत सेंसिटिव है तो उनपे इफेक्ट आएगा, वो एनलार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोनिक स्टेज या क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो क्रोनिक फेरेंजाइटिस एक कह सकते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। ग्रेजुअल ऑनसेट मीन्स होता है कि 3-4 दिन लगते हैं इसको क्रोनिक बनने में। फॉर एग्जाम्पल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा फैल गए हैं अंदर, तो सिम्टम कब से आते हैं? 3-4 दिन बाद, उनके रेप्लिकेट होने से, उनके फैलने के बाद 3-4 दिन बाद सिम्टम्स आते हैं। ये कह सकते हैं हम कि ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। देन लॉन्ग ड्यूरेशन सिम्टम्स रहते हैं, तो जाहिर सी बात है क्रोनिक कंडीशन है, थोड़ी सीवियर हो चुकी है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेंगे। सो इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरिंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्शन हो रहा है एंड वो क्रोनिक कंडीशन में आ चुका है। इसके फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 तरह के क्रोनिक फेरेंजाइटिस होते हैं, तो हम देख लेते हैं कौन से 3 तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइपरट्रॉफिक। तो हाइपरट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया ना कि एडिमा हो रहा है, तो एडिमा में सेल का जो साइज है वो चाहे अब एडिमा की वजह से इंक्रीज हो रहा हो चाहे जिसकी वजह से, लेकिन हम उसे हाइपरट्रॉफी ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एडिमा की वजह से उन सेल्स अपना साइज बढ़ा दे रहे हैं, तभी तो हमें दिख रहा है कि स्वेलिंग आ गई है अंदर, है ना। सिंपल सी चीज है, सेल्स अपना साइज बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? थिकनिंग एंड कंजेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। सिंपल सी चीज है कि म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल इतनी उसकी डायमीटर इतना था, और जैसे सेल्स ने हाइपरट्रॉफी किया, अपना साइज बढ़ाया, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का साइज वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि सेल्स ने अपना साइज बढ़ा दिया और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जितना वॉल्यूम था वो काफी कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रोफिक। तो एट्रोफिक क्या है? इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन ही रहती है, बट व्हाइटिश डिस्कलरेशन हो जाता है, या कह सकते हैं पैचेस। ये देखिए व्हाइटिश पैचेस पड़ जाते हैं। कहाँ पे? हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर व्हाइटिश पैचेस पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रैनुलर। तो ग्रैनुलर में क्या हो रहा है? ग्रैनुलर जो हमारा फेरेंजाइटिस, क्रोनिक फेरेंजाइटिस है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारे पूरे टॉन्सिल्स का, जो हमारे साइड में होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ दी, ये देखिए ये टॉन्सिल्स हो गए, ये एनलार्जमेंट ऑफ दी टॉन्सिल्स हो जा रहा है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टॉन्सिल्स हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं इन्फेक्शन को लेके, ठीक। तो यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ दी टॉन्सिल्स हो जा रहा है, और एक जिसको हमने बोल दिया फेरेंगो टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि फेरेंग्स की वजह से, फेरेंग की तरफ वाले टॉन्सिल्स एनलार्ज हो रहे हैं, इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? फेरेंगो टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन और ज्यादा डीप चला जाता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव है। सो इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये इजिली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी।
सो ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी ईटियोलॉजी की वजह से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज है, अटैक तब हुआ होगा जब वो अंदर चले गए होंगे। कहाँ अंदर? हमारे माउथ के अंदर, माउथ से चले गए होंगे हमारे फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से रेप्लिकेट कर लिया, फैला लिया, बट हमारी बॉडी ने सोचा कि इसको किल करना है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया। बट मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया, तो इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गया, और वो इन्फ्लेमेशन बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? फेरेंजाइटिस में कन्वर्ट हो गया। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों का। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम साइन एंड सिम्टम्स और इन्फेक्शन के बारे में वी कैन आस्क टू द पेशेंट, एंड प्रीवियस इन्फेक्शन के बारे में भी हम पूछ सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, सो इन फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या पूछना है? हमें वही सारी चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फॉलो करते हैं ऑलवेज वाइटल साइंस, तो वो हमें वाइटल साइंस सबसे पहले फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। लिम्फ नोड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय विजुअल अपनी एक्टिविटी से या इंस्पेक्शन से, कि इस तरह का लिम्फ नोड आपको स्वेल मिलेगा नेक के पास, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कल्चर और सेंसिटिविटी हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड इन्वेस्टिगेशन। कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम कराएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली रेप्लिकेट हो रहे हैं, एंड कितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन या कितना ज्यादा रेप्लिकेशन उनका हो चुका है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है इनटू द ब्लड। नेक्स्ट हमारा थ्रोट कल्चर टेस्ट। तो थ्रोट कल्चर टेस्ट हम तब कराते हैं जब हमारा म्यूकस थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है, थिक हो जाता है, और हमारा ड्राई की जगह मॉइस्ट लुब्रिकेट हो जाता है। मॉइस्ट हमारा जो स्प्यूटम है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और वो किस में होता है? क्रोनिक में हो जाता है। तो उसमें हम क्या कराएंगे? स्वैब टेस्ट कराएंगे। स्वैब टेस्ट से हमें प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता चल जाएगा। टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मोस्टली फॉलो करना है, क्योंकि अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फेरेंजाइटिस एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं है, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट से ही सॉल्व हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है? सिम्टम्स को रिड्यूस करके रखना है। सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगे तो पेन रिड्यूस हो जाएगा, पेन रिड्यूस होगा तो फीवर भी रिड्यूस होगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा, पेन रिड्यूस होगा, हर एक चीज रिड्यूस होगी, तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी। एनाल्जेसिक्स मैंने आपको बताया कि एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं कॉमनली, स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं। तो एनाल्जेसिक्स में तो हम इब्यूप्रोफेन दे सकते हैं कि वो इफेक्टिव होती है इसमें। देन स्टेरॉइड थेरेपी हम देंगे जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए। तो स्टेरॉइड्स हमारे क्या करते हैं? कॉमनली हम डेक्सामेथासोन यूज कर रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये मेनली रेप्लिकेशन को भी थोड़ा सा रोकता है, और जो इन्फ्लेमेशन, जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको भी रोकता है, इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है। एंटीवायरल दे देंगे। एंटीवायरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हम बैक्टीरियल थेरेपी देंगे, वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हम वायरल थेरेपी देंगे। इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। देन एंटी फंगल दे सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो। सो एंटीबायोटिक्स में हम क्या दे सकते हैं? पेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीवायरल में हम साइक्लोवियर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन मेडिसिन हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है कि डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट है होम केयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के कोई भी इन्फेक्शन के लिए आप होम केयर से ही चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांटी ऑफ द फ्लूइड इनटेक, 3 लीटर पर डे हम फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, जिससे कि अगर म्यूकस इंक्रीज हो रहा है मॉइस्ट वाला, तो वो थिन हो जाए और वो बाहर निकल आए, और इन्फेक्शन को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर ग्रो करने के चांस कम मिले। लेमन टी पी सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, इस वजह से लेमन टी हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद हनी। देन फ्लूइड और फूड रेदर देन द सॉलिड, हम फ्लूइड प्रोवाइड कर सकते हैं फूड में, जैसे कि हम दाल का पानी दे सकते हैं, या हम सूप दे सकते हैं, ये सारी जिंजर सूप दे सकते हैं, ये सारी चीजें दे सकते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस करके रखेगी।
गार्लिक विद द वार्म सॉल्ट वाटर दे सकते हैं। तो सॉल्ट सोडियम हमारा क्या करता है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यूजिंग द थ्रोट लोगेंस, तो यूजिंग द थ्रोट लोगेंस हमारी ये होती है भाप हम दे सकते हैं, ह्यूमिलाइटर दे सकते हैं जो कि हमारी भाप होती है। थ्रोट लोगेंस हमारे होते हैं ये स्टेप्सिल्स वगैरह, ठीक है, या विक्स हम खा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा रिलीफ देती हैं साइन एंड सिम्टम्स से। प्रॉपर रेस्ट करना है, इधर उधर नहीं जाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ये सारी चीजों से हमें प्रिवेंट करना है जिससे कि साइन एंड सिम्टम्स और इंक्रीज ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम पे जब आपको इन्फेक्शन हो रखा हुआ है तो आप शेयरिंग फूड अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, और सामने वाले को अगर इन्फेक्शन है तो आपको भी और ज्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है। स्टेंसिल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पून हो गया हमारे, फॉर्क हो गया हमारे, ठीक है। ऐसे हाथ से नहीं खाना है क्योंकि हाइजीन मेंटेन करके हमें इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेसिक हमारा जो हाइजीनिक केयर है वो हैंड वॉशिंग से आती है, ठीक। किसी भी चीज के पहले, लाइक खाने से पहले या कफिंग के बाद या स्नीजिंग के बाद हैंड वॉशिंग इज इम्पॉर्टेंट। अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन को किल करने में, आई मीन वायरस को किल करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं अगर बार बार आपको हैंड वॉशिंग नहीं करनी है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर हम यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग अवॉइड करके रखनी है, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेट करता है हमारे टिश्यूज को। जहां जहां स्मोक टच करते हुए जाती है वहां वहां टिश्यू डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक तो ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारी नेजल कैविटी है वो ईयर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ यूस्टाचाइन ट्यूब, ठीक है। ये हमारी यूस्टाचाइन ट्यूब है जो कि हमारे ईयर में जाके ओपन होती है, ये वाली यूस्टाचाइन ट्यूब है इतनी, ठीक है। साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइनस होते हैं हमारे खाली कैविटीज होती हैं, एम्प्टी कैविटीज होती हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए हर जगह यहाँ पे साइनस है। क्यों साइनस होते हैं? जिससे कि वो हमारे स्कल बोन के वेट को कम कर सके, लाइट रख सके। देन टॉन्सिल्स के पास एप्सिस हो सकता है। एप्सिस मींस होता है पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि टॉन्सिलाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन द इन्फेक्शन इनटू द फेरिंग्स। देन स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर एक तरह का फीवर होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत हाई फीवर होता है और ये पूरी बॉडी में रैशेस कर देता है जब इस तरह का फीवर आता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? असेस द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हमें पेशेंट की हिस्ट्री असेस करनी है क्योंकि हमें एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस भी पता करना है। प्लस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं और कितने सीवियर आ रहे हैं ये भी हमें पता करना है, जो कि हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हैं। ड्रग थेरेपी एडमिनिस्टर करना है जो कि डिसाइड हो चुकी है और जो फिजिशियन ने डिसाइड कर रखी है वो हमें फॉलो करवानी है टाइम टू टाइम। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट फ्रिक्वेंसी एंड राइट टाइम, ये भी हमें फॉलो करना है। देन कोई भी डायग्नोसिस में चेंजेस आते हैं तो वो हमें फिजिशियन को तुरंत ही बताना है या हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना है, जिससे कि ट्रीटमेंट में चेंजेस होना होंगे तो हो जाएंगे। वाइटल साइंस प्रॉपर मॉनिटर करके रखना है, टाइम टू टाइम हमें वाइटल साइंस लेने हैं। क्यों? क्योंकि फीवर, यहाँ पे वाइटल साइंस में हमारे चेंजेस क्या क्या आएंगे? फीवर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, वही टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, पल्स भी इंक्रीज रहेगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी चीजें हमें पता करके रखनी है। फिर हमें फोकस करना है कि इन्फेक्शन किसी और को स्प्रेड ना हो। हर तरह की चीजों को हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। पेन मैनेजमेंट करना है क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, swallow करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो हमें पेन मैनेजमेंट करके रखना है जिससे कि उसकी डाइट प्लान भी थोड़ी बनी रहे। और हमें लिक्विड डाइट फॉलो करवानी है क्योंकि वो सॉलिड डाइट में भी स्वॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे इसोफेगस के पास क्या हो रखा हुआ है? बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेरेंजाइटिस। आई थिंक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।